दोस्तों अभी निकल रहे हैं मॉर्निंग सफारी के लिए। मतलब जोरबीड़ का जो कारकस डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स की डेड बॉडीज़ वगैरह डंप की जाती हैं, वो जगह में अभी जा रहे हैं। देखिए चंद्रमा अभी है आसमान में, 7 बज चुके हैं। हालांकि ये बिल्कुल पश्चिम में आ गए ना अब हम, तो सनराइज़ थोड़ा और देर से होता है, 7:30 बजे के अराउंड, इसलिए रोशनी अच्छे से नहीं आई है। तो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जब तक हम पहुँचेंगे तो रोशनी हो जाएगी। तो वहाँ पहुँच के उसके बाद फिर वहाँ पे जो वल्चर्स वगैरह होंगे, रैप्टर्स होंगे, वो देखेंगे। दोस्तों सूर्योदय हो गया है। मेरी आवाज़ थोड़ी मफल्ड सुनाई दे रही होगी शायद आपको, क्योंकि एक तो ज़ुकाम हो गया है मुझे, दूसरा यहाँ पे मास्क जो है डबल मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इसलिए N95 और उसके ऊपर से बंडाना लगाया हुआ है मैंने। आज दोस्तों मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हो जाएगी दोपहर में 3:13 पे सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन जिस समय सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसको माना जाता है। तो उदया तिथि में आज संक्रांति नहीं है, तो शायद कल मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का जो नहान होता है या स्नान होता है वो 15 जनवरी को रहेगा। लेकिन वैसे संक्रांति आज दोपहर में 3:13 पे सूर्य आ जाएंगे मकर राशि में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। मतलब ये देखिए सामने से वल्चर्स उड़ते हुए जा रहे हैं, इजिप्शियन वल्चर्स हैं। उत्तरायण का मतलब ये है कि सूर्य अब तक जो दक्षिणी गोलार्ध में थे, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में थे, वहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे। हर साल होता है ये। जनवरी से जुलाई तक सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी को उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तरायण की खुशी मनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि पतंग उड़ाते हैं, और बहुत भारी संख्या में पतंग उड़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पतंग का जो मांझा होता है उससे पक्षियों को कितना नुकसान होता है? और अगर कोई आपको बताए कि हज़ारों लाखों पक्षी हर साल मारे जाते हैं मकर संक्रांति के सेलिब्रेशन में, तो क्या आप पतंग उड़ाना बंद करेंगे? तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इससे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। लेकिन सच बात यह है कि इससे पक्षियों का बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं, ख़ास करके जो चाइनीज़ मांझा आजकल आ रहा है उससे बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। जितना हो सके इसको अवॉइड करें। संक्रांति मनाइए, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्नान करने जाए, पूजा पाठ करें, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ से किसी को नुकसान पहुंचता है, मुझे लगता है कि उसको करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। तो अभी बस हम जिप्सी के आने की वेट कर रहे हैं। हम लोग बोलेरो में आए थे, जिप्सी वाले अभी आ रहे हैं। उसके बाद अंदर एंटर करेंगे, यही जो मैंने आपको दिखाया था जोरबीड़ गढ़वाला कंजर्वेशन रिज़र्व, इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ जानवरों की बॉडीज़ डंप की जाती हैं। तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के गिद्ध मिलेंगे। कल भी हमें ग्रिफन में हिमालयन ग्रिफन भी मिला था। यूरेशियन ग्रिफन के अलावा हिमालयन ग्रिफन भी था उसमें, तो आज भी मिलने की संभावना है। अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा रहता है। शुरू कर दिया है सफारी, मॉर्निंग सफारी। बोलेरो जा रही है आगे और हम लोग हैं जिप्सी में। ये उस तरफ एक मेल गाय फीमेल दौड़ रही है। यहाँ पे रैप्टर्स और वल्चर्स के अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जड़ी बूटियाँ जिनसे कि दवाइयाँ बनती हैं। वहाँ पर पूरे इजिप्शियन वल्चर बैठा हुआ है। यहाँ पर इजिप्शियन वल्चर्स के साथ स्टेप ईगल बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे स्टेप ईगल हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए पानी पीने का रिजर्वायर बनाया हुआ है। थोड़ा पीछे लो ना, पीछे लो। जानवर और पक्षियों के लिए आर्टिफिशियली भरते हैं इसको, आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। सर क्या किया उसने? यहाँ पर सैंक्चुरी के अंदर डॉग्स काफ़ी ज़्यादा है, पीछे सब कारकस पड़े हुए हैं। यहाँ पर पीछे देखिए प्लास्टिक का ढेर जो सारा है, ये सब मवेशी जो आते हैं यहाँ पे उनके पेट से निकला हुआ है। क्या चाहिए? प्लास्टिक खाने में मजबूर हो जाते हैं मवेशी, क्योंकि खाना जो भी वेस्ट लोग फेंकते हैं उसमें बांध के, या वैसे ही प्लास्टिक पड़ी होती है तो गाय उसको खाना समझ के खा लेती है, लेकिन उसके बाद वही उसके जो है
गट में जाके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, उससे भी इसकी मौत हो सकती है। ये पूरा ढेर पड़ा हुआ है यहाँ कार्कसेस का, देखिए उसके साथ साथ सब जगह प्लास्टिक पड़ी हुई है। और डॉग्स का भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे ही, जब बॉडीज़ पड़ी है तो उसको खाने के लिए आएंगे ही, इसको कोई भी तरीका नहीं है इनको बाहर निकालने का। आज हमें पहुँचना है शाम तक जैसलमेर, तो ये करीब 6-7 घंटे का ड्राइव रहेगा, क्योंकि बीच में रुकेंगे भी ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, और खीचन भी जाएंगे। खीचन ऑन द रूट है, तो दोपहर में मेरे ख्याल लंच टाइम के अराउंड खीचन पहुंचेंगे। वहाँ पर एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही। डेमोजल क्रेन्स के लिए है वो जगह फेमस, तो थोड़ा सा वहाँ पे सब लोग फोटोग्राफी करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये सारा कुछ मिला के हम शाम को 7-8 बजे तक जैसलमेर पहुँच पाएंगे, जहाँ पर डेजर्ट में हमारा स्टे है। तो ये रास्ते में देखिए खेती काफ़ी अच्छी हो रही है, स्प्रिंकलर से इरिगेशन हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों अभी पहुँच गए हैं खीचन। खीचन एक छोटा सा गांव है फलोड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जैसलमेर हाईवे पे आता है। और ये जगह फेमस है डेमोसल क्रेन के लिए। यहाँ पर देखिए ये डेमोसल क्रेन के बहुत सारे प्रिंट्स हैं ज़मीन पर, और ये सारी की सारी क्रेन्स यहाँ दोपहर के टाइम पे वाटर बॉडी पे आ जाती हैं। इसकी कहानी जो है 1970s में शुरू हुई थी। एक व्यक्ति थे रतन सिंह मालू, जो कि रेजिडेंट थे फलोड़ी के। वो काम करते थे उड़ीसा में, लेकिन वैसे वो मारवाड़ी जैन थे। तो जब वो रिटायर हुए या काम छोड़कर अपने घर वापस आ गए, तो फिर वो यहीं पर क्योंकि खाली रहते थे दिन में, तो उन्होंने पक्षियों को खाना या दाना देने का काम शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर उस टाइम पे जो है पिजन्स आते थे, स्पैरोज़ आते थे। फिर जब माइग्रेशन सीज़न चालू हुआ तो कुछ 20-30 डेमोजल क्रेन्स आ गई स्पैरोज़ के साथ में। फिर धीरे धीरे हर साल उनका नंबर बढ़ता रहा, 100, 150, 200, इतने सारे हो गए कि अपने घर पे खाना खिलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की कि उनको गांव से बाहर थोड़ी जगह दे दी जाए, जहाँ पे कि वो एक चुग्गा घर बना सकें और वहाँ पे उनको क्रेन्स को खिला सकें। तो 2014 में रिकॉर्ड था कि करीब 30-40 हज़ार क्रेन्स जो है वो आए थे यहाँ पे माइग्रेट करके। तो ये जो जगह है लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर की जगह को दिया गया है डेमोसल क्रेन के कंजर्वेशन के लिए। और ये एकमात्र ऐसा कंजर्वेशन सेंटर है जो केवल और केवल एक ही पक्षी के लिए डेडिकेटेड है, वो डेमोसल क्रेन है। तो ये डेमोसल क्रेन जो है ये अगस्त टू मार्च तक इनका पीरियड रहता है जब ये आते हैं यहाँ पर माइग्रेट करके। तो ये बहुत ही स्पेशल पक्षी है। हमने इसको तालचप्पर में भी देखा था, इतने ज़्यादा नंबर्स में अगर आपको कहीं देखना है डेमोसल क्रेन तो आपको खीचन ही आना पड़ेगा। तो फलोड़ी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और फलोड़ी तक ट्रेन्स भी आती हैं, बाय रोड भी आ सकते हो, बीकानेर से, जोधपुर से, कहीं से भी आ सकते हो आप। दोस्तों खीचन जो है वो एक रामसर साइट भी है। रामसर के बारे में आपको पता ही है, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जो था वो रामसर ईरान में साइन किया गया था अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा 1971 में। और वो कन्वेंशन ये कहता है कि हर देश जो उस कन्वेंशन का हिस्सा है वो अपने देश में जो वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण करेगा और उनमें आने वाले पक्षियों का संरक्षण करेगा। तो भारत में उन कंट्रीज़ में से एक था। तो अब करेंटली मेरे ख्याल से 89 रामसर साइट्स हैं हमारे देश में। अभी इस साल फिर से फरवरी में 2 फरवरी को उसकी वर्षगांठ होती है रामसर कन्वेंशन की। तो उस दिन 4-5 साइट्स और ऐड होंगी, तो 90 से ऊपर हो जाएंगी करीब करीब। तो खीचन भी जो है ये भी एक रामसर साइट है। यहाँ पर 2 वाटर बॉडीज़ हैं, एक नदी है जिसका नाम है रात्रि, और एक विजय सागर तालाब है। तो ये रामसर वेटलैंड भी है और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। इन क्रेन्स को ये अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं और इनको अतिथि समझते हैं। जब ये आते हैं तो बड़े प्यार से इनको खिलाया पिलाया जाता है, कोई इनका शिकार नहीं करता, कोई इनको मारता नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एक यूनिक चीज़ है हमारे देश में, आपको आना चाहिए इसको देखने के लिए। का नाम है हाँ, क्या नाम है बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है।
भाई बर्ड घायल हो जाती है तो हम लोग पकड़ाते हैं। अच्छा। इस बर्ड का नाम है डमोसल क्रेन। हाँ। आती है मंगोलिया से, खाती है बादल जवान। हाँ हाँ 10-35 किलोमीटर बाप है, उधर नमक का पानी पीती है, आधी ऊपर घूमती है, कोई शिकार आ जाता है तो सब उड़ जाती है। और जो सुबह की 6 बजे सुबह की आ जाती है, चुगा तारा चुग के 10 बजे यहाँ पर 9 के 10 बजे यहाँ पर आके बैठ जाती है पानी के पास में, है ना? पानी के पास। हाँ। फिर पानी पीती चुग्गा है। घर में अभी भी दिया जाता है दाना इनको ना? हाँ, उधर यहाँ पर कोई डाल देता है, कोई उधर डालता है। हाँ, जो पहले एक रतन सिंह मालू जी थे, उन्होंने शुरू कराया था ना। तो अभी उनके घर के लोग हैं, उनके वंशज हैं जो वहाँ पे आते हैं। यहाँ वो तो दशे में रहते हैं। वहीं रहते हैं। अच्छा, तो इसका जो चुग्गा घर में सारा जो दाना वगैरह आता है, जो भी लोग पैसे वगैरह दे के जाते हैं, सेवरा मालिक है वो डलाता है। अच्छा, वो डलवाता है। तो आप कैसे यहाँ पे, आप स्वयं सेवी हो, वॉलंटियर हो, या कैसे आप काम कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर कबड्डी का काम करते हैं। अच्छा। टूरिस्टों को घुमाते हैं। अच्छा, टूरिस्ट को घुमाते भी हो? अच्छा। और आपके पिताजी और घर के लोग कहाँ हैं? कबड्डी काम करते हैं। अच्छा, सारे लोग का यही काम कर रहे हैं? हाँ, सब लोग आप जाएंगे पूछेंगे कि क्या करेंगे, कि कबड्डी करते हैं। अच्छा। हाँ, बोलो। लगाते हैं, इतने इतने कैमरे हैं, सब लोग लगाते हैं। तो गिर जाता है तो हम लोग पीछे जाते हैं, इसको बचा लेते हैं। नहीं, पक्षी के पैर में लगा के रखते हैं ना, हाँ। कि वो पता चलता है कि ये कहाँ से आ रही है, कितने किलोमीटर चल के आई है, कितने दिन में आई है, वैसा वाला इनमें लगा होता है? हाँ, लगा हुआ है। 1-2 में होता है, लीडर भी होता है। मैं लीडर होता है, इसमें लगा हुआ है। लीडर कौन है, कैसे पता चलता है? इसमें एक टांग कटी हुई है। टांग कटी हुई है? हाँ, वो तारा दिख रही है ना, वो दूर है तार। हाँ। पीछे कुछ लाइट आई थी नहीं, अंदर हो रहा था। इसको क्या पता था, सब एकदम की तो सब लोग भर गई थी बाढ़। अच्छा। हर साल बहुत होती बाढ़ यहाँ पर। अभी खीचन से निकल चुके हैं और अब जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। पहले मैं एक बार जैसलमेर आई थी, 10 साल हो गए, 2016 में आई थी, दिसंबर 2016 में। तो उस समय जो भी डेजर्ट का एरिया था वो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा सैंडी था, बिल्कुल डेजर्ट था। अब जो इतनी खेती मुझे दिख रही है, तो ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उसी जगह पे जा रही हूँ फिर से। पिछली बार मैं बाई रोड जोधपुर से गई थी जैसलमेर। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर्स से बढ़िया सिंचाई हो रही है, ग्राउंड वाटर भी हार्वेस्ट किया जा रहा है, और इंदिरा गांधी कनाल जो है उससे बहुत ज़्यादा सिंचाई में आसानी हो गई है। राजस्थान में काफ़ी खेती होने लग गई है। साथ ही इस एरिया में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, पावर प्रोजेक्ट्स जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो उससे आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, सोलर पावर बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। तो राजस्थान और गुजरात दोनों ही काफ़ी सोलर पावर और विंड पावर दोनों ही क्षेत्र में आगे हैं। तो यहाँ पे कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि लगे हुए हैं, और आगे थोड़ा आगे जाकर ही पोखरण आने वाला है। तो पोखरण आपको पता ही है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो हमारे देश का न्यूक्लियर टेस्ट था वो पोखरण में कंडक्ट किया गया था। तो पोखरण की कुछ पॉटरी भी बड़ी फेमस होती है। तो अभी अतुल जी ने बताया है कि रास्ते में वहाँ पर रोकेंगे अगर किसी को कुछ शॉपिंग करनी है। दोस्तों, ये सारी जो पॉटरी आप देख रहे हैं, पोखरण एक जगह है, आपको पता ही है पोखरण की क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है हमारे देश के लिए। पोखरण की पॉटरी बहुत फेमस है। तो ये सारी जो पॉटरी आप देख रहे हैं ये पोखरण की है। हालांकि हम कुछ लेके नहीं जा पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं। मैं भी फ़्लाइट से ही लौटूंगी जैसलमेर से। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और इस रील को बनाने का पर्पज़ यही है कि जिस जगह की जो चीज़ अच्छी होती है वो लोगों को पता चले। तो पोखरण की पॉटरी फेमस होती है। तो जब आपको मौका मिले, यदि आप इधर आते हैं अपनी गाड़ी से ड्राइव करके या किसी तरह से, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉटरी है, देखिए। प्लांट्स लगाने के लिए, चिड़ियों के लिए जो आप रखना चाहते हैं, अगर पानी वगैरह, शो पीसेस, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। अभी हम लोग जिस एरिया में चल रहे हैं ये एक बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति का गांव है। उनका नाम है श्री राधे श्याम पेमानी जी, और उनकी हाल ही में निधन हो गया उनका, और उनकी उम्र केवल 28 साल थी।
जिस समय उनकी डेथ हुई थी पिछले साल, मतलब 2025 में, उस समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें बताया भी था कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और वो डेजर्ट नेशनल पार्क में कंजर्वेशन का काम कर रहे थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। और पोचिंग के खिलाफ थे वो बिल्कुल, और पोचर्स की ही खबर मिली थी उनको। वो और उनके मेरे ख्याल से 2 साथी या 3 साथी और थे उनके साथ, जो फॉरेस्ट वाले ही थे। और उनको खबर मिली थी कि पोचर्स इस एरिया में हैं, एक्टिव हैं, और वो उन्हीं को पकड़ने जा रहे थे। और रास्ते में वापस आते समय वो पोचर शायद उनको नहीं मिले। वापस आते समय उनका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ट्रक था या जो भी था, उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो बहुत ही मतलब अनटाइमली डेथ हुआ, और एक यंग पर्सनैलिटी का, जो कि आगे बहुत कुछ करना चाहता था। इस तरह के लोगों की बड़ी ज़रूरत है हमारे देश में। और बहुत ही अफसोस हुआ उनकी डेथ का सभी को। उस समय तो हमें केवल खबर के ज़रिए पता चला था, लेकिन अभी अतुल जी जो हमारे साथ हैं, वो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जो ये बता रहे हैं कि उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और अभी भी ये जब हमें छोड़ के जैसलमेर से लौटेंगे तो आज की रात उनकी फैमिली के साथ ही स्पेंड करेंगे, उनके फादर और बाकी जो लोग हैं उनके साथ ही आज वो रुकने वाले हैं। तो ये देखिए एक और एग्जाम्पल है किस तरह से जो लोग वाइल्ड लाइफ के साथ काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में जानवर हों या बर्ड्स हों या पेड़ पौधे हों, वो किस तरह अपने जीवन की बलि देते हैं और संसार को पता भी नहीं चलता। इनकी डेथ की खबर तो मीडिया में आ गई, और ये बर्डिंग की दुनिया में फेमस थे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत हाईली एंडेंजर्ड पक्षी है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, उससे उसके कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो हमेशा जो है थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं। तो इसलिए इनकी खबर हमें पता चल गई, और काफ़ी मीडिया में लोगों ने उसके बारे में बात की, लोगों ने अपनी जो कॉन्डोलेंसेस थे वो जाहिर किए। लेकिन ऐसे कितने सारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्ट वॉचर्स हैं, जो ऑन फुट, मतलब पैरों पे चल के जंगलों में गश्त करते हैं। और उनका सामना केवल जानवरों से ही नहीं, उन पोचर्स से भी होता है, वो जो जानवरों के लिए खतरा है। तो वो पोचर्स भी, उन पोचर्स तो बल्कि जानवरों से ज़्यादा बड़ा खतरा है उन गार्ड्स के लिए। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस सुनने में आते हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट वॉचर है या फॉरेस्ट गार्ड है, वो अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, जैसलमेर क्रॉस करने के बाद सम गांव आता है, वो क्रॉस करने के बाद गोडावनगढ़ होमस्टे का एक बोर्ड आता है। वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है लेफ्ट में, लेकिन हमें रास्ता समझ में नहीं आया, हम भटक गए हैं रास्ता। तो अभी एक साइड से जाके हम वापस आ गए हैं, रास्ता नहीं मिला। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ पे फ़ोन किया है गोडावनगढ़ में, कोई वहाँ से आएगा हमें लेने। तो अभी वहाँ से कोई स्कूटी से आया है, एक्टिवा है शायद, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और अब सभी लोग थक भी गए हैं कि सुबह से हम निकले हुए हैं, और ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ रास्ते में ही किया है। अभी चाय पीने की भी इच्छा है, और आराम करने की भी इच्छा है सबको। तो अब बस वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ कैसा होम स्टे है, और फिर रेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये रूम है गोडावनगढ़ होम स्टे का, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल वार्म है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, और साफ़ सुथरा है। वॉशरूम भी बढ़िया साफ़ सुथरा है। रूम्स में छोटे वाले हीटर्स भी प्रोवाइडेड हैं, इनकेस आपको ज़रूरत हो रात में। रज़ाई कंबल वगैरह सब कुछ, स्पेस भी ठीक ठाक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर डेजर्ट में।